हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के जितने भी लेक्चर्स और सेशंस होने वाले हैं ना, उसमें हम मचाएंगे धूम। अब आप बोलोगी मैम धूम कैसे? तो भाई आज जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं, सेशंस हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ रियल लाइफ इवेंट्स। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्काई का कलर क्या होता है, तो आप बोलोगे ब्लू। और ये ब्लू कलर सभी के लिए होगा स्काई का। ऐसे नहीं कि दो बच्चों को लगा कि ब्लू है और बाकी 3-4 बच्चों को लगा कि स्काई का कलर क्या है, पिंक है। तो स्काई का कलर ब्लू ही होता है, लेकिन जैसे ही सनसेट और सनराइज होता है स्काई का कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंजिश रेडिश टाइप का दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम सबने पढ़ी है ये पोयम। आखिर स्टार्स ट्विंकल करते हैं तो फिर हमारी जो सैटेलाइट्स हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, वो क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं? ये चीज़ें बच्चों हम सभी ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है, ऑब्जर्व करी हैं, लेकिन कभी दिमाग नहीं लगाया, कभी अपने दिमाग में जोर नहीं दिया कि आखिर ये चीज़ें होती तो है, लेकिन होती क्यों है। तो ये क्यों होती है, इन्हीं सवालों के जवाब हम फाइंड आउट करेंगे आज के हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में, सेशंस में। लेकिन उसके पहले हमें करना होगा रिवीजन। क्या रिवीजन? हमने जो भी चीज़ें पढ़ी है ना कल, उन सबको हम करेंगे रिवाइज। कैसे रिवाइज करेंगे भाई? तो भाई क्वेश्चंस के फॉर्म में, यानी कि डीपीक्यूज के फॉर्म में, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आज के इस सेशन में होने वाला है क्या, डीपीक्यूज को सॉल्व करना होगा। तो इस सेशन का मैंने टारगेट सेट कर दिया है। क्या है? हमको सॉल्व करने हैं भाई कुछ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ जाएं, पीछे का रिवाइज करके आगे बढ़ जाएं। तो जब हमारे लेक्चर का, इस सेशन का टारगेट हो गया है सेट, तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, डीपीक्यू सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डीपीक्यू सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन क्या है? कल हमने पढ़ा था भाई। डिस्पर्जन को डिफाइन करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या थी वो चीज़? कि कभी भी डिस्पर्जन को आप स्कैटरिंग मत बोलना। डिस्पर्जन अलग चीज़ है, स्कैटरिंग अलग चीज़ है। डिस्पर्जन हमने पढ़ा था कल, स्कैटरिंग हम पढ़ेंगे आज। जो स्काई का कलर ब्लू, रेड, ऑरेंज हो रहा है ना अलग अलग टाइम पे, वो पूरी चीज़ होती है लाइट की, सनलाइट की स्कैटरिंग के कारण। तो स्कैटरिंग एक अलग चीज़ है और लाइट का, वाइट लाइट का डिस्पर्जन इज डिफरेंट थिंग। इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं? चलो एक काम करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक, कि आप एक लो कांच का ग्लास, ठीक है, उसको आप जोर से क्या करो, नीचे फेंको फ्लोर पे, क्या होगा? टूट जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। कैसे टूटेगा वो? अपने छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल्स में टूटेगा, ग्लास के कणों में वो टूट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या था? ग्लास हमने तोड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था डिस्पर्जन के टाइम पे, कि आप और आपके दोस्त गए हैं कहाँ, एक मॉल में। अब आपके एक दोस्त को क्या हुआ, भूख लगने लगी, तो वो चला गया फूड काउंटर पे। दूसरे दोस्त को क्या हुआ, उसको याद आया कि अरे मुझे तो थोड़ी सी दवाइयाँ लेनी थी, तो वो कहाँ गया, फार्मेसी में चला गया। तीसरे दोस्त को याद आया कि यार मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, तो वो कहाँ गया, ग्रोसरी शॉपिंग करने चला गया। आपके चौथे दोस्त को लगा यार कि मैं तो बड़ा थक गया हूँ, मुझे तो रिलैक्स करना है, तो वो क्या हुआ, कहीं चेयर थी वहाँ बैठने चला गया। लेकिन क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपके दोस्त अपना अपना काम खत्म करके वापस एक ग्रुप बना लें? मतलब जब आप लोग आए थे मॉल के अंदर, आप एक ग्रुप में आए थे, लेकिन आपके सभी दोस्तों को अपने अपने डिफरेंट काम थे, तो उन कामों को करने के लिए वो चले गए अलग अलग डायरेक्शन में। लेकिन वापस भी तो आना उनका पॉसिबल है ना। अगर मैं आपसे बात करूं पहले एग्जाम्पल की, कि जहां आपने ग्लास को तोड़ा था, तो क्या आप वापस उस टूटे हुए कांच के पार्टिकल से ग्लास बना सकते हो? नहीं बना सकते। एक बार जो ग्लास टूट गया सो टूट गया, डिफरेंट अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ग्लास पार्टिकल्स में टूट गया तो टूट गया। अब आप उसको दोबारा जोड़ करके एक ग्लास नहीं बना सकते।
तभी तो डांट पड़ती है कांच का ग्लास तोड़ने पर। क्यों? क्योंकि वो वापस तो ग्लास बन नहीं सकता। लेकिन हाँ, आप और आपके दोस्त जब मॉल में गए हो, अपने अपने काम करने के बाद दोबारा क्या हो सकते हो, आप रीयूनाइट हो सकते हो, वो चीज़ पॉसिबल है। तो वो जो कांच का ग्लास टूटा है ना, दैट इज स्कैटरिंग। और जो आप और आपके दोस्त अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हो मॉल के अंदर, जब आप वापस आ जाते हो अपने अपने काम खत्म करने के बाद, इसे हम कहते हैं क्या, डिस्पर्जन। तो आई होप आप कभी भी डिस्पर्जन और स्कैटरिंग को अलग अलग एक साथ एक आप नहीं मानोगे। स्कैटरिंग अलग है और डिस्पर्जन अलग है। बहुत बेसिक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए। तो ठीक है, डिस्पर्जन क्या है भाई? डिस्पर्जन के लिए हम बोलते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर। भाई अभी अभी मैंने आपको इतनी पूरी कहानी बताई है कि डिस्पर्जन कभी भी स्कैटरिंग नहीं होता। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, आगे तो पढ़ो ही मत कि व्हाइट लाइट का क्या हो रहा है। पहली चीज क्या दिख गई आपको? स्कैटरिंग वर्ड दिख गया। तो ऑप्शन ए तो हटा ही दो अपने ऑप्शन लिस्ट में से कि डिस्पर्जन कभी भी लाइट की स्कैटरिंग नहीं कहलाता है। डिस्पर्जन अलग है और स्कैटरिंग अलग है, तो इसलिए ऑप्शन ए तो होने से रहा। ठीक है, फिर इसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू ओनली 7 कलर्स। सी क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। डिस्पर्जन के लिए हमने बोला था कि सबसे पहले मैंने आपको प्रिज्म बताया था कि प्रिज्म क्या होता है ना? जो 3D स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल का, वो हो जाएगा प्रिज्म। अब प्रिज्म में हम बोलते हैं कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है, यानी कि जो लेटरल या जो रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं प्रिज्म की, वहाँ पे जब आप एक वाइट लाइट क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे, वो वाइट लाइट अंदर जाएगी प्रिज्म के और बाहर कैसे निकलेगी? 7 बेसिक या प्राइमरी कलर्स में बाहर निकलेगी। इसे मैंने क्या नाम दिया था? इसे हमने नाम दिया था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है? जब एक व्हाइट लाइट एक ग्लास प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो बाहर कैसे निकलती है? स्प्लिट हो जाती है अपने 7 प्राइमरी, डोमिनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। अब हमें हमेशा वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ही क्यों देखने को मिलते हैं? एक्चुअली व्हाइट लाइट जो होती है बच्चों, वो बहुत सारे कलर्स की बनी होती है, लेकिन जब वो स्प्लिट होकर के बाहर निकलती है, ऑब्वियस सी बात है ना, जिस चीज़ की व्हाइट लाइट बनी होगी स्प्लिट होकर के भी तो उन्हीं कलर्स में निकलेगी ना। लेकिन जो बाकी कलर्स हैं, हमें दिखते क्यों केवल 7 है? क्योंकि जो बाकी कलर्स होते हैं बच्चों, उनको, उन कलर्स की बैंड हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं। हम उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जिनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी आंखों तक जाए और हमारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को क्या करे, प्रोसेस करे। बाकी कलर्स हमें नहीं दिख पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके बैंड विजिबल नहीं है हमारी आंखों के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखते हैं? हमें ये 7 प्राइमरी या डोमिनेंट कलर्स ही दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट लाइट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कलर्स की बनी होती है, वो बहुत सारे कलर्स की बनी होती है। जिस चीज़ की लाइट बनी होगी, स्प्लिट होने के बाद वो उन्हीं चीज़ों में तो क्या हो जाएगी, डिस्पर्स हो जाएगी, है कि नहीं? तो इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी में बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 7 कलर्स में ही वो क्या होती है, स्प्लिट होती है। सिर्फ 7 कलर्स में नहीं होती है, होती तो वो बहुत सारे कलर्स में है, लेकिन हमारी आंखें केवल इन 7 प्राइमरी कलर्स को देख पाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि वो सिर्फ 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए भाई? इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन सी, जहां पे डिस्पर्जन क्या है, स्प्लिटिंग होती है व्हाइट लाइट की इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इज दैट क्लियर? आपको याद आ रहा होगा, फ्लैशबैक में जाओ, किस तरह से हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट को अच्छी तरीके से समझा था। ठीक है, आई बात आपको समझ में? चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। अरे हाँ, एक चीज और है, ये जो यहाँ पे आपको डिस्क दिख रही है, न्यूटन ने ये जो पूरा डिस्पर्जन है व्हाइट लाइट का, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसैक न्यूटन ने किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए क्या किया था, एक इस तरह की डिस्क ली थी, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जो हैं, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, रेनबो कलर्स, विबग्योर, है ना, विबग्योर कहते हैं। तो इस विबग्योर की बनी हुई उनने क्या ली थी, एक डिस्क ली थी, और इस डिस्क को उन्होंने क्या किया, बहुत तेजी से घुमाया। जब उन्होंने तेजी से घुमाया तो उनको क्या पता चला, उनने देखा कि ये सभी के सभी
जो विबग्योर हैं वो क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, चले गए। कहाँ चले गए, तो भाई वो कन्वर्ट हो गए किस में, वाइट लाइट में। न्यूटन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे थे अपनी जो डिस्पर्जन की थ्योरी है वाइट लाइट की उसको प्रूव करने के लिए। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट तो हमने कल पढ़ा था प्रिज्म वाला, कि हमने इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारी वाइट लाइट रिकम्बाइन हो गई थी, ठीक। और दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था, ये डिस्क वाला था। उन्होंने विबग्योर की इस तरह से क्या ली थी, एक डिस्क ली थी और इस डिस्क को इन्होंने बहुत तेजी से घुमाया। जब उन्होंने तेजी से घुमाया तो उन्होंने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी विबग्योर है ना ये हो गए डिसअपियर, और क्या दिखाई देने लगी, एक वाइट लाइट दिखाई देने लगी, ठीक है। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि भाई ये सभी कलर्स मिलके क्या बनाते हैं, विबग्योर कलर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक वाइट लाइट बनाते हैं। यानी कि व्हाइट लाइट किसकी बनी होती है, विबग्योर की बनी होती है, ठीक। और जब वो स्प्लिट होगी तो किस में होगी, विबग्योर में ही होगी। आई आपको बात समझ में। चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। अब एक सवाल हमने डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ा था व्हाइट लाइट में, कि जो विबग्योर का जो पैटर्न है ना वो हमेशा उसी पैटर्न में हमें क्यों दिखता है। चलो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि जो व्हाइट लाइट है वो बहुत सारे कलर्स की बनी होती है, लेकिन जब वो स्प्लिट होती है तो भी ऑब्वियस सी बात है वो उन सभी कलर्स में स्प्लिट होगी, लेकिन हमें सिर्फ विबग्योर दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि उन कलर्स की बैंड हमारी आंखों तक पहुंचती है, वो हमारे लिए विजिबल है। लेकिन वो जो सीक्वेंस होता है ना विबग्योर, क्या क्या होता है इसमें, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, हमें हमेशा यही सीक्वेंस क्यों मिलता है। क्यों नहीं हमेशा हमें कभी येलो की जगह ग्रीन दिख गया, ब्लू की जगह ऑरेंज दिख गया, रेड की जगह वॉयलेट दिख गया, ऐसा क्यों नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि कौन रिस्पॉन्सिबल है, इनकी इन सभी डिफरेंट कलर की लाइट्स की वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल है। आखिर ये लाइट की स्प्लिटिंग हो ही क्यों रही थी, क्यों डिस्पर्जन हो रहा था भाई। अच्छा खासा हमारा प्रिज्म था, उस पे जो है ना एक वाइट लाइट आ रही थी, जबरदस्ती जो है ना हमारी जो लाइट थी वो किस में स्प्लिट हो गई, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, ठीक है। सवाल ये कि स्प्लिटिंग हुई क्यों है। आप और आपके दोस्त जब मॉल गए थे तो अलग अलग डायरेक्शंस में क्यों चले गए, क्योंकि आप सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी, किसी को भूख लगी थी, किसी को पानी पीना था, किसी को रेस्ट करना था, किसी को शॉपिंग करनी थी। सिमिलरली ये जो व्हाइट लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं, ये प्रिज्म से बाहर निकल के स्प्लिट क्यों हो गए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डिफरेंट कलर की लाइट्स एयर में और वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं तो सभी क्या करती हैं, सेम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं। हवा में ये व्हाइट लाइट के फॉर्म में कैसी आ रही थी, क्योंकि इन सभी डिफरेंट कलर्स की स्पीड क्या थी, सेम थी, तो एयर में ये एक ही स्पीड के साथ आ रही थी। लेकिन जैसे ही ये कहाँ गई, ग्लास प्रिज्म के अंदर गई, ग्लास प्रिज्म मतलब क्या, मीडियम चेंज हो गया। इस मीडियम चेंज के कारण क्या हुआ, ये अपनी अपनी वेलोसिटी के साथ क्या हो गई, बाहर निकल के आ गई, ठीक है। तो पहला रीजन क्या है, पहला जो हमने डिस्पर्जन पढ़ा था कि डिस्पर्जन होता क्या है, व्हाइट लाइट जब एक ग्लास प्रिज्म के अंदर जाएगी तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। लेकिन ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, क्योंकि भैया जब वो व्हाइट लाइट, जब ये सभी कलर्स कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, एयर में ट्रैवल कर रहे थे, वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे थे, उन सब की वेलोसिटी कैसी थी, सेम थी, सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे थे, इसीलिए सब के सब क्या हुए, एक साथ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये व्हाइट लाइट कहाँ पहुंची, ग्लास प्रिज्म के अंदर पहुंची, ग्लास प्रिज्म के अंदर क्या हुआ, मीडियम चेंज हो गया, तो ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की लाइट है वो अपने अपने वेलोसिटी के साथ क्या हुई, प्रिज्म के बाहर आ गई। किसी की वेलोसिटी ज्यादा थी, किसी की वेलोसिटी कम थी, अगर ज्यादा थी तो वो प्रिज्म के पहले निकल आई, जिसकी कम थी वो थोड़ी देर बाद निकली। इसकी वजह से जो व्हाइट लाइट है हमारी उसकी क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई प्रिज्म से निकलने के बाद, ग्लास प्रिज्म से निकलने के बाद, पहली चीज। फिर दूसरी चीज ये कि हमेशा हमें यही वाला पैटर्न क्यों देखने को मिलता है, सीक्वेंस चेंज क्यों नहीं होता। तो मैंने आपको एक रिलेशन याद रखने के लिए क्या था वो रिलेशन, कि भाई जो रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, जो रिफ्रैक्शन होता है वो किसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है भाई, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है लाइट की वेवलेंथ के। रिफ्रैक्शन किसके इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, लाइट के वेवलेंथ के,
ठीक है। सबसे ऊपर हमें कौन सी लाइट मिलती है? सबसे ऊपर मिलती है हमें रेड लाइट। कौन सी लाइट मिलती है भाई? हमें मिलती है सबसे ऊपर एक रेड लाइट। रेड लाइट क्यों मिलती है भाई? जरा दिमाग लगाओ। मैंने आपको बताया था कि जो प्रिज्म होता है वो हमेशा लाइट को अपने बेस की तरफ रिफ्रैक्ट होने के लिए मजबूर कर देता है। और सबसे बेस में कौन है? सबसे बेस में है हमारी वॉयलेट लाइट। और सबसे ऊपर कौन है? हमारी रेड लाइट। ऐसा क्यों हुआ? वो हुआ इस रिलेशन के कारण। ये व्हाइट लाइट आ कहां से रही है? ये आ रही है सनलाइट से। तो सनलाइट से निकलने वाली सभी रेस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी। एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। यहाँ पे v क्या है? यह है लाइट की स्पीड, लैम्डा क्या है? लाइट की वेवलेंथ, और म्यू क्या है? लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? यहाँ पे कांस्टेंट होगी सभी के लिए, क्योंकि सोर्स क्या है सभी लाइट का? सनलाइट है। फिर इसके बाद में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या? वेवलेंथ। अब इन सभी डिफरेंट कलर की जो लाइट्स हैं, इन सभी की क्या है? अपनी अपनी वेलोसिटी है। इसके कारण क्या हुआ? इन सभी की अपनी अपनी क्या है? एक वेवलेंथ है। तो जिस लाइट की वेवलेंथ होगी कैसी? कम, उसका रिफ्रैक्शन होगा ज्यादा। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब होता क्या है? लाइट की बेंडिंग। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है बेंड हमारा यहाँ पे वॉयलेट कलर। इसका रिफ्रैक्शन वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या? कि इसकी जो वेवलेंथ है वो कैसी हो गई? कम हो गई। रेड कलर में जो रिफ्रैक्शन है वो सबसे कम है। इसका मतलब क्या? इसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है। यानी कि वो लाइट, ऐसी कलर्ड लाइट जिसकी वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्शन कैसा हुआ? प्रिज्म में कम हुआ। वो लाइट का कलर जिसकी वेवलेंथ क्या है? कम है, उसका रिफ्रैक्शन कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। इसी वजह से हमें हमेशा डिस्पर्जन में यही विबग्योर का पैटर्न सीक्वेंस देखने को मिलता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि वॉयलेट की जगह पहले रेड निकल आई, या ऑरेंज निकल आई, या ग्रीन की जगह पहले ब्लू निकल आया। आई आपको बात समझ में? इसी के साथ हमने डिस्पर्जन टॉपिक रिवाइज कर लिया 2 ही क्वेश्चंस में। ठीक है। डिस्पर्जन क्या होता है? व्हाइट लाइट बहुत सारे कलर्स की बनी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो ग्लास प्रिज्म में जाएगी तो स्प्लिट क्या होगी? उन्हीं डिफरेंट कलर्स में होगी। लेकिन हमारी आंखें सिर्फ उसकी जो 7 बेसिक या डोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट कलर्स हैं उन्हीं को देख पाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि जो व्हाइट लाइट है वो किस में स्प्लिट हो रही है? 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो रही है। स्प्लिटिंग क्यों होती है भाई? क्योंकि ये जो जितने भी कलर्ड लाइट्स थी ये एयर और वैक्यूम में तो एक ही स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं, लेकिन जैसे ही ये कहाँ पहुंची? ग्लास प्रिज्म में पहुंची, मीडियम अलग हो गया, तो अपनी अपनी अलग अलग वेलोसिटी के साथ जो है निकल के प्रिज्म के बाहर आ गई, इसलिए स्प्लिट हो गई व्हाइट लाइट। हमेशा विबग्योर का पैटर्न हमें सीक्वेंस यही क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो सीक्वेंस है ना ये इस रिलेशन पे बेस्ड होता है। लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में होती है उसके रिफ्रैक्शन से। जिस लाइट की वेवलेंथ होगी कम उसका रिफ्रैक्शन होगा ज्यादा, जिस लाइट की वेवलेंथ होगी ज्यादा उसका रिफ्रैक्शन होगा कम। यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट? तो क्या होगा भाई? डिफरेंट फॉर ऑल। सभी कलर्ड लाइट्स के लिए हमारे ग्लास का बेसिकली जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन को आप किससे बोल सकते हो, रिलेट कर सकते हो? मैंने आपको बताया था आप रिलेट कर सकते हो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। रिफ्रैक्शन को आप किससे रिलेट कर सकते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज्यादा उसमें रिफ्रैक्शन भी होगा क्या? ज्यादा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उस मीडियम में होगा रिफ्रैक्शन भी क्या? ज्यादा। आई आपको बात समझ में? तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे ग्लास प्रिज्म का डिफरेंट लाइट्स के लिए क्या होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए डिफरेंट फॉर ऑल। क्यों? क्योंकि सभी लाइट्स की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। सभी लाइट्स की वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता था क्या? n इज इक्वल्स टू c/v। अब अगर मैं बोलूं कि हमारे पास 7 कलर की लाइट्स आ रही हैं, तो रेड लाइट के लिए भाई c तो सेम होता है, लाइट की स्पीड इन एयर या वैक्यूम तो हमेशा सेम होती है, तो इस c को अगर मैं हटा भी दूं तो भी कुछ जाएगा नहीं मेरा। तो मैंने क्या देखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्स प्रोपोर्शन में आ गया है? लाइट की वेलोसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन में आ गया है। अब अगर यहाँ पे वेलोसिटी मैंने लिखी है किस चीज की? मैंने लिखी है वेलोसिटी रेड लाइट की,
तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा रेड लाइट के लिए ग्लास प्रिज्म का, वो अलग हो जाएगा। फिर अगर मैं लिखूं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ब्लू कलर की लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म फॉर ब्लू लाइट वो भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ग्लास प्रिज्म का सभी कलर की लाइट्स के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्शन एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ये तो अभी अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ऑप्शन बी होना चाहिए आपका आंसर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं फोर्थ सवाल की। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है भाई, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे एक्सटेंडेड बैकवर्ड्स, एंगल बिटवीन टू लेटरल सरफेसेस ऑफ प्रिज्म, या फिर बोथ बी एंड सी। याद करो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, कल हमने जो लेक्चर्स की स्टार्ट करी थी वो कहाँ से करी थी, हमने करी थी एक प्रिज्म के साथ। हमने प्रिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था। क्या होता है प्रिज्म का स्ट्रक्चर, भाई एक ट्रायंगल लो, उसको पीछे की तरफ खींच दो, बन जाएगा क्या, प्रिज्म। यानी कि जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ट्रायंगल का, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म के पास 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं और 3 क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं। सभी सरफेसेस आपस में क्या होते हैं, झुके हुए होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। 2 लेटरल सरफेसेस, जैसे ये है अपना क्या, प्रिज्म। ठीक है, इसके पास क्या है भाई, इसके पास है, ये रहा एक ट्रायंगुलर सरफेस, ये रहा दूसरा ट्रायंगुलर सरफेस। इसके पास 3 रेक्टेंगुलर सरफेस भी होते हैं, एक बेस में, एक इधर वाला और तीसरा ऑपोजिट वाला। फिर इसके बाद में सभी के सभी सरफेसेस आपस में झुके होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं पर्टिकुलर एंगल पे। 2 लेटरल या 2 रेक्टेंगुलर सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये जो ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया है, ये क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। किसके बीच का एंगल है, 2 रेक्टेंगुलर सरफेसेस जो होती हैं उनके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ना, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन 2 लेटरल सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म। वो तो हमने अभी बोला है कि भाई 2 लेटरल सरफेसेस के बीच का जो एंगल होता है वो तो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। तो फिर वो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे हो सकता है, बिल्कुल गलत। अगर सी गलत है तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सी गलत है तो ऑप्शन डी में आने वाला जो ऑप्शन सी है वो भी गलत है, तो ऑप्शन डी भी गलत। बचा क्या, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे। भाई नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको तो हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, वो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे हो सकता है, तो ये ऑप्शन भी गलत। बचा कौन सा ऑप्शन है भाई, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एक्सटेंडेड फॉरवर्ड एंड इमर्जेंट रे एक्सटेंडेड बैकवर्ड, ये ऑप्शन है सही। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था। कैसे प्रूफ करके बताया था भाई, फिर से देख लो। ये हमने क्या किया था, प्रिज्म लिया था, एक लिया था, फिर इसके बाद में मैंने आपसे क्या बोला था, एक इंसिडेंट लेकर के आओ। इंसिडेंट रे लेकर के जैसे ही आप आए, क्या होगा, इंसिडेंट रे एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास के अंदर जा रही है, रेयर टू डेंसर मीडियम जा रही है, तो क्या होगा, लाइट की बेंडिंग होगी। कहाँ बेंडिंग होगी, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंडिंग होगी। अगर इस चीज को मैं और ऐसे बना देती हूँ, ये आ रही है क्या, एक इंसिडेंट रे। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या बनाया, एक नॉर्मल बनाया। मेरी जो इंसिडेंट रे है, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो इंसिडेंट रे जाती कहाँ, कुछ इस डायरेक्शन में। लेकिन जो कि मीडियम चेंज हो गया, लाइट की बेंडिंग होनी पड़ेगी। बेंडिंग कहाँ होगी, नॉर्मल के तरफ होगी। ठीक है, नॉर्मल कहाँ है भाई, नॉर्मल इधर है, तो मेरी इंसिडेंट रे कहाँ बेंड हो जाएगी, इंसिडेंट रे बेंड हो जाएगी कुछ इस तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो रे है ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी वापस हवा में, यानी कि ग्लास से ये कहाँ जाएगी, हवा में जाएगी, डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी। फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, मीडियम चेंज होगा, लाइट की बेंडिंग होगी। अब कैसी बेंडिंग होगी, नॉर्मल से दूर होगी। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट पे भी हम क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं। ठीक है, अगर रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो मेरी लाइट कहाँ जाती, कुछ इस तरह जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन हो गया जिसके कारण मेरी जो रे है वो नॉर्मल से और दूर भागेगी। दूर भागेगी तो आपको कुछ इस तरह की एक इमर्जेंट रे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूं ये क्या है, एंगल ऑफ
इमर्जेंस है। क्यों? क्योंकि इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल है। अब क्या करते हैं हम इस इमर्जेंट रे को कहीं पीछे की तरफ खींच के लेके जाते हैं, और लाइट जब इंसिडेंट हुई थी जिस टाइम पे प्रिज्म पे, अगर की रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा होता तो मेरी इंसिडेंट रे कौन सा पाथ फॉलो करती? ये वाला फॉलो करती। तो इंसिडेंट रे जिसको हमने आगे की तरफ खींचा है और इमर्जेंट रे जिसको हमने बैकवर्ड खींचा है, दोनों एक पॉइंट पे मिल रही हैं और दोनों एक एंगल बना रही हैं। उस एंगल को ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन, जो हमें बता रहा है कि हमारी इमर्जेंट रे एक्चुअली कितना डेविएट होकर के अपने ओरिजिनल पाथ से, हमारी जो इमर्जेंट रे है वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट होकर के बाहर निकली है। आई आपको बात समझ में? तो ये ब्लू कलर का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि किसके बीच में होता है? इंसिडेंट रे जिसको हमने आगे की तरफ एक्सटेंड किया है और इमर्जेंट रे जिसको हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है। क्लियर है आपको? चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है? स्टेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। भाई क्रिटिकल एंगल का केस हमने कहाँ पढ़ा था? क्रिटिकल एंगल का केस हमने पढ़ा था कहाँ? रेनबो फॉर्मेशन में। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? 3 स्टेप प्रोसीजर होता है भाई। सबसे पहले होगा रिफ्रैक्शन, फिर होगा TIR, फिर होता है रिफ्रैक्शन। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे समझाया था मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हमने क्या लिया था? पानी लिया था, ठीक है, हमने लिया था पानी, ऊपर थी क्या? हवा। फिर इसके बाद में पानी के नीचे से मैं क्या कर रही हूँ? एक टॉर्च मैंने जला करके रखी है। इस टॉर्च को मैं अलग अलग एंगल्स पे क्या कर रही हूँ? रोटेट कर रही हूँ। अब सबसे पहले जब मेरी टॉर्च यहाँ थी तो इंसिडेंट रे कहाँ गई? इधर गई, ठीक है। कहाँ गई? इस पॉइंट पे गई। ये लाइन क्या है भाई? ये लाइन है इंटरफेस। इंटरफेस मतलब क्या? जहाँ पे पानी और हवा मिल रहे हैं, दो अलग अलग मीडियम मिल रहे हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। तो टॉर्च से निकलने वाली पहली इंसिडेंट रे ने क्या किया? इंटरफेस पे पॉइंट ए पे स्ट्राइक किया। अब क्या होगा? मीडियम चेंज होगा, यानी कि लाइट की बेंडिंग होगी। कहाँ होगी? डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। लेकिन नॉर्मल तो बनाना पड़ेगा ना। नॉर्मल कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर लाइन बना दो पॉइंट ए पे। तो हम क्या देख रहे हैं कि भाई इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल तो है ही नहीं, जीरो एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? हम दूसरे एंगल पे लेकर के गए। दूसरे एंगल पे जब हमने लेके गए इंसिडेंट रे को, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है ना कुछ इस तरह से मिली। दूसरा एंगल बना लिया इसने नॉर्मल के साथ, अलग बना लिया। फिर तीसरी इंसिडेंट रे गई, फिर से क्या हुआ? रिफ्रैक्टेड रे बाहर निकली, अलग एंगल बना लिया। फिर इसके बाद में एक ऐसी इंसिडेंट रे आई जिसके कारण क्या हुआ? हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे थी ना, उसने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लिया। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कारण रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? उस पर्टिकुलर एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ इस तरह का एंगल बनाती है कि रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल कितना भी हो सकता है। अब जो भी इंसिडेंट रे आएगी, अगर उस इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल बना लिया तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन नहीं होगा। लाइट जो है वापस उसी मीडियम में ट्रेवल करके आ जाएगी, यानी कि रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन में होता क्या है? लाइट सेम मीडियम में ही तो ट्रेवल करती है ना, वो तो रिफ्रैक्शन होता है जहाँ पे मीडियम चेंज हो जाता है लाइट का। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से हो गया है ज़्यादा, जिसके कारण लाइट बाहर नहीं गई, मीडियम चेंज नहीं किया उसने अपना, वो वापस कहाँ आ गई? उसी मीडियम में आ गई, जिसके कारण क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ। तो हमसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था? स्टेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो भाई क्रिटिकल एंगल की कोई वैल्यू नहीं होती है। कोई भी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके कारण रिफ्रैक्टेड रे क्या बना ले? 90 डिग्री का एंगल बना ले नॉर्मल के साथ, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ऐसा नहीं कि 45 डिग्री के एंगल पे जो है ना रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना ले, या 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बना ले नॉर्मल के साथ। कोई भी ऐसा एंगल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि भाई आपने मीडियम कौन सा लिया है। सॉर्टेड? आ गई आपकी बात समझ में? चलो
अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है भाई, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इन एटमॉस्फेयर बिहेव एज। भाई हमने TIR तो पढ़ लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, लेकिन उसका रेनबो फॉर्मेशन में सिग्निफिकेंस क्या है। हमने बोला था कि रेनबो फॉर्मेशन जो है 3 स्टेप प्रोसेस होती है। पहला क्या होता है भाई, पहला होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, फिर इसके बाद में आती है कौन, हमारी TIR प्रोसेस, फिर इसके बाद में दोबारा आता है क्या, रिफ्रैक्शन। कई किताबों में फर्स्ट वाले जो रिफ्रैक्शन है उसको डिस्पर्जन भी लिखा रहता है, ठीक है, इसको आप डिस्पर्जन भी बोल सकते हो और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। कैसे, ये 3 स्टेप प्रोसेस आपको याद है, इसी तरह का फ्लोचार्ट हमने कल भी बनाया था। पहला क्या हो गया, रिफ्रैक्शन या डिस्पर्जन, फिर दूसरा होगा TIR, फिर थर्ड होगा क्या, रिफ्रैक्शन। अब कैसे होगा इसे समझते हैं। फिर हम क्या बनाते हैं, एक बड़ी सी वाटर ड्रॉप बनाते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक वाटर ड्रॉपलेट है। भाई रेनबो हमेशा हमें बारिश के टाइम पे ही क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है छोटी छोटी क्या, वाटर ड्रॉपलेट्स, और हर एक वाटर ड्रॉपलेट क्या होती है, एक छोटे प्रिज्म की तरह बिहेव करती है, ठीक है। हर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट किसके समान बिहेव करेगी, एक छोटे प्रिज्म के समान बिहेव करेगी। अब मैंने यहाँ पे क्या बनाई है, एक वाटर ड्रॉपलेट बनाई हुई है, ठीक है। अब क्या हुआ, सनलाइट आई, सनलाइट आई, जिसके पास हमें पता है सनलाइट क्या होती है, सनलाइट होती है एक वाइट लाइट, यानी कि हमारी सनलाइट भी क्या है, एक वाइट लाइट है। वो किसकी बनी हुई है, बहुत सारे कलर्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, बहुत सारे कलर्स की बनी हुई है। और जब वो स्प्लिट होगी तो किस में होगी, बहुत सारे कलर्स में होगी। लेकिन हमें दिखाई कौन देगा भाई, हमें दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ उसके 7 डोमिनेंट या प्राइमरी कलर, जो कि है विबग्योर। ये मैंने बनाई है क्या, एक बड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट, इसके ऊपर आ रही है कौन, सनलाइट। सनलाइट क्या है, एक वाइट लाइट है जो कि बहुत सारे कलर्स की बनी होती है, ठीक। और जब ये बहुत सारे कलर्स किसी प्रिज्म में जाते हैं तो स्प्लिट हो जाते हैं, क्योंकि इन सब की अलग अलग वेलोसिटी होती है, ठीक। लेकिन दिखते हमें कौन है, सिर्फ विबग्योर ही दिखते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो बैंड है वो हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो ये कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ये कौन से कलर हैं, ये कलर है हमारी व्हाइट लाइट के 7 डोमिनेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। इज दैट क्लियर। अब क्या हुआ, अब देखो व्हाइट लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, बाहर क्या है भाई, बाहर तो है हवा, लेकिन इंसिडेंट रे कहाँ जा रही है, हमारी सनलाइट पानी के अंदर जा रही है, यानी कि मीडियम हो जाएगा चेंज। जब मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर एक छोटी सी ड्रॉपलेट पानी की किसकी तरह बिहेव करती है, प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। तो क्यों नहीं ये सनलाइट जब इस छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जाएगी तो स्प्लिट नहीं होगी क्या, बिल्कुल होगी। किसमें होगी, अपने जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है उसमें जाकर के ये स्प्लिट हो जाएगी। इतना क्लियर है आपको, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट में कलर्स में जाकर के ये हो जाएगी स्प्लिट। स्प्लिट होकर के कहाँ पहुंची, जो दूसरा सरफेस था वाटर ड्रॉपलेट का वहां पहुंच गई। अब क्या होगा, अब होगा TIR। TIR मतलब क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें कि इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट होती है कि उसका जो एंगल है वो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसी हो जाती है, वो दूसरे मीडियम में नहीं जा पाती है, वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। यानी कि वो रिफ्रैक्टेड रे नहीं कहलाती, वो कहलाती है क्या, रिफ्लेक्टेड रे। और वो पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। TIR होता क्या था, यही तो एक फिनोमेना होता था जहां पे इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा एंगल बनाती थी, जिसके कारण वो इंसिडेंट रे मीडियम के बाहर नहीं जाती थी, मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाती थी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये जितने भी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स आ रहे हैं व्हाइट लाइट के रिफ्रैक्ट होकर के, ये क्या होंगे, ये मीडियम के बाहर नहीं जाएंगे। प्रिज्म में तो क्या हो रहा था कि व्हाइट लाइट आती थी और प्रिज्म के बाहर क्या होता था कि सभी की सभी ये लाइट्स बाहर निकल आती थी।
लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। हमारी वाटर ड्रॉपलेट भले ही एक प्रिज्म की तरह काम कर रही हो, लेकिन ये जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है ना, ये अभी बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि जितने भी कलर्ड लाइट्स है ना, ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस पे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई है कि इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा बन गया है। क्या बोला मैंने? कि जितनी भी कलर्ड लाइट्स आ रही हैं बच्चों हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स के दूसरे सरफेस पे, वो कुछ इस तरह से आ रही हैं कि उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से हो गया है ज्यादा हो गया है, जिसके कारण क्या होगा, ये मीडियम के बाहर नहीं जाएंगी, मीडियम के अंदर ही होंगी। मीडियम के अंदर क्या होंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पहुंचेंगी भाई? रिफ्लेक्ट होकर के पहुंच जाती हैं हमारी वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे सरफेस पे। कहाँ पहुंच जाएंगी? वाटर ड्रॉपलेट के दूसरे सरफेस पे पहुंच जाएंगी। ठीक है, पहुंच गई है दूसरे सरफेस पे, पहले वाले सरफेस पे। अब क्या होगा? अब होगा फिर से रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अब ये जितनी भी लाइट्स है ना, ये आ जाएंगी बाहर रेनबो बन के। ठीक है, तो पहले क्या हुआ था? रिफ्रैक्शन हुआ था। व्हाइट लाइट जो है अंदर जा रही थी, तो क्या होगा? वो डिस्पर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बिहेव करती हैं स्मॉल प्रिज्म की तरह। तो जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म के अंदर गई, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, लेकिन स्प्लिट होके ये वाटर ड्रॉपलेट के बाहर नहीं निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इन सभी कलर्ड लाइट्स का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से हो गया है ज़्यादा, जिसके कारण जो इंसिडेंट रे है वो मीडियम के बाहर नहीं जाएगी, मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सभी की सभी जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्ड लाइट्स हैं वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई है, TIR हो गया है। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पहुंची? वाटर ड्रॉपलेट के पहले वाले सरफेस पे, फिर वहां से रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकल जाएंगी और हमें रेनबो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आपको पता चल गया होगा। क्या होता है भाई? सभी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है एटमॉस्फेयर में वो बिहेव करती हैं स्मॉल प्रिज्म की तरह। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल क्या है? सनलाइट क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि सनलाइट क्या होती है भाई? हमारी एक वाइट लाइट होती है, यानी कि हमारी सनलाइट भी बहुत सारे कलर्स की बनी होती है। जब वो प्रिज्म से पास होगी, ग्लास प्रिज्म से, तो क्या होगा? वो स्प्लिट हो जाएगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। लेकिन हमें कौन देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ विबग्योर देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन कलर्स की बैंड हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हाउ रेनबो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इसमें वही 3 स्टेप प्रोसेस आपको बतानी है। पहली स्टेप क्या है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, TIR हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। बिल्कुल गलत। पहली बार में तो रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तीसरा केस क्या है? रिफ्रैक्शन, TIR, रिफ्लेक्शन। बिल्कुल भी नहीं। तीसरी बार में भी क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। कलर्ड लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट से हवा में आ जाती हैं, तो वो रिफ्लेक्शन थोड़ी कहलाएगा, रिफ्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन सी भी गलत। फोर्थ क्या है? TIR ने पहले रख दिया, ये तो सबसे गलत है। TIR तो कहाँ होगा? ड्रॉपलेट के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे सबसे सही ऑप्शन कौन सा है भाई? सबसे सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा, देन TIR एंड देन फाइनली रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? स्टेट द नेम ऑफ द प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको दिख रही है, इसका आपको नाम बताना है। क्या नाम हो सकता है भाई? लाइट की स्कैटरिंग। क्या मैंने आपको अभी लाइट की स्कैटरिंग पढ़ाई है? बिल्कुल नहीं पढ़ाई, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। यहाँ पे मुझे डिस्पर्जन ऑफ लाइट तो होते हुए दिख रहा है, लेकिन न्यूटन ने क्या किया था? अपने जो ओपोनेंट्स थे उनको सबक सिखाने के लिए उनने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे उन्होंने उल्टा प्रिज्म रख दिया था। उल्टा प्रिज्म रखने के कारण क्या हुआ? दोनों ही प्रिज्म की जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो क्या हुई? एक दूसरे के ऑपोजिट आ गई, जिसके कारण क्या हुआ? जो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स बने थे एक वाइट लाइट से, जब वो दूसरे प्रिज्म में गए तो वो क्या हो गए? रिकम्बाइन हो गए। रिकम्बाइन हो रहा है यहाँ पे, तो प्रोसेस भी कौन सी होगी भाई? रिकॉम्बिनेशन ऑफ ही तो होगी वाइट लाइट की। पहले इसमें क्या हो रहा है? पहले उसमें डिस्पर्जन हो रहा है। दूसरे में क्या हुआ? इसैक न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, उल्टा प्रिज्म रख दिया था, जिसके कारण सभी की सभी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स क्या हो गए थे? रिकम्बाइन हो गए थे।
और रिकम्बाइन होकर के क्या बनाया था उन्होंने, व्हाइट लाइट बनाया था। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस है हमारी प्रोसेस सी, ऑप्शन सी, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। आ गई आपको बात समझ में? चलो अब हम बात करते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की। ये सवाल था बच्चों का कमेंट सेक्शन में कि मैम हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं, क्यों नहीं हमारे पास एक ही आंख होती है ना? या अगर भगवान जी को आंख हमें एज अ गिफ्ट देनी थी तो थोड़ी सी ज़्यादा दे देते, 4-5 दे देते। दो ही क्यों होती है? सभी ह्यूमन बींग्स के पास, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास ये हमारी दो ही आंखें क्यों होती हैं? तो इसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है? एक्चुअली एक नहीं, दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है भाई? पहला रीज़न होता है हमारा जो विजन की जो फील्ड है। पहला रीज़न क्या है? फील्ड ऑफ विजन। क्या है? फील्ड ऑफ विजन। दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा है डिस्टेंस और डेप्थ परसेप्शन। ठीक है, डिस्टेंस या फिर डेप्थ परसेप्शन। क्या है ये भाई दोनों रीज़न? आप बोलोगे कि मैम आपने तो नाम लिख दी, समझाया ही नहीं। अभी रुको, समझाते हैं। फील्ड ऑफ विजन से क्या मतलब है? हमारे पास जो दो आंखें हैं ना, उससे हम हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री का डिस्टेंस देख पाते हैं, 180 डिग्री एंगल पे डिस्टेंस देख पाते हैं। कैसे? मैं अपने लेफ्ट में भी देख पा रही हूँ, मैं अपने राइट में भी देख पा रही हूँ दोनों आंखों से। यानी कि 180 डिग्री के एंगल पे मैंने जो भी चीज़ें रखी होंगी उन सबको मैं देख पा रही हूँ। अगर लेफ्ट साइड में ये पेन रखा हुआ है तो बिना मैं अपने नेक को रोटेट करे आंखों को ही मैं क्या करूँगी, बेंड करूँगी और मैं देख लूँगी कि भाई लेफ्ट साइड में क्या रखा है, एक पेन रखा है। इधर पे अगर मैं रखूँ पेन तो भी मुझे ये पेन दिख जाएगा। यानी कि हॉरिजॉन्टली 180 डिग्री के एंगल पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसे मैं देख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास दो आंखें हैं। एक काम करो, ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हो, मैं भी करके दिखा देती हूँ, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट तो मेरे लिए होगा ना, आपके लिए क्या होगा? एक काम करो, अपनी एक आंख को जो है ना कवर कर लो और सिर्फ एक आंख से देखो। आपको सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्री के एंगल पर ही दिखेगा। अभी तक आपकी फील्ड क्या थी विजन की? दोनों आंखों से 180 डिग्री थी। यहाँ का भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यहाँ का भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है। हाँ, जो चीज़ें पीछे रखी हैं वो नहीं दिखती आपको। लेकिन जैसे आप अपनी एक आंख बंद करोगे ना, आपको कम दिखाई देने लगेगा। कम मतलब ये नहीं कि विजन कैसा हो गया है, ब्लरी हो गया है, ब्लर्ड दिखने लगी हैं चीज़ें, नहीं। जो फील्ड है आपकी विजन की वो हो जाएगी कम। कितनी रहेगी? केवल एक आंख से जब आप देखोगे तो 150 रहेगी। यानी कि 30 डिग्री का जो एंगल है वो कम हो गया। दोनों आंखों से आपको 180 डिग्री दिखाई दे रहा था और एक आंख से आपको सिर्फ 150 डिग्री का ही डिस्टेंस जो है ना दिखाई देता है। यानी कि चेंज कितना हो गया? चेंज हो गया 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री का विजन लॉस हो जाता है। समझे? तो पहला रीजन क्या है दो आंखों का, कि भाई दोनों आंखों से 180 डिग्री दिखाई दे रहा था। फील्ड क्या थी विजन की? 180 डिग्री थी। लेकिन जैसे ही हम अपनी एक आंख बंद करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ 150 डिग्री का ही रह जाता है हमारा विजन का फील्ड। यानी कि हमें 30 डिग्री जो डिस्टेंस है, 30 डिग्री का जो एंगल है, उस पे रखी कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है। अब दूसरा होता है डिस्टेंस या फिर डेप्थ परसेप्शन। इसका क्या मतलब है? अब देखो, जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट को देखती हूँ तो मेरी दोनों आंखें उसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे सामने ये पेन रखा हुआ है तो मेरी लेफ्ट आई देखेगी इस पेन को और राइट आई देखेगी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ तो मेरी दोनों ही आंखें क्या कर रही हैं? उस ऑब्जेक्ट को देख रही हैं। अब हर आंख के पास क्या होता है? एक कॉर्निया होता है, लेंस होता है, रेटिना होता है। लेफ्ट आई के पास भी कॉर्निया, लेंस, रेटिना होगा, राइट आई के पास भी कॉर्निया, लेंस, रेटिना होगा। यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट की मेरे आंखों में दो इमेज बन रही हैं, है ना? क्योंकि दो लेंसेज हैं,
दो लेंसेज हैं, दो रेटिना है, तो वो लेंसेज क्या करेंगे, लेफ्ट आई क्या करेगी, लेफ्ट आई इस ऑब्जेक्ट की लेफ्ट रेटिना पे इमेज बनाएगी और राइट आई क्या करेगी, इस ऑब्जेक्ट की राइट आई पे, राइट रेटिना पे इमेज बनाएगी। यानी इमेज कैसी बन गई, दो बनी। कैसी बनी, रियल इन्वर्टेड। लेकिन दिखाई तो मुझे हमेशा ये एक ही पेन देगा। ऐसा नहीं है कि दो आंखें, दो इमेजेस बन रही है रेटिना पे, तो मुझे ये मेरा पेन भी कैसा लगे, दो ही दिखाई दे। नहीं, दिखाई तो मुझे क्या दे रहा है, दिखाई तो मुझे एक ही चीज दे रही है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आइज का काम क्या होता है, आइज का काम होता है इंफॉर्मेशन लेना। इंफॉर्मेशन उनने ले ली, किसको दी, ब्रेन को जा करके दी। ब्रेन ने क्या किया, लेफ्ट और राइट आई ने जो दो इमेजेस बनाई थी, उन दोनों ही इमेजेस को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट दिखाया। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि बच्चों जो हमारी लेफ्ट और राइट आई होती है ना, वो एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेज बनाती है। ये सामने रखो आप अपने पेन, ठीक है, लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से इसे देखो, ठीक है, फिर इसके बाद में राइट आई क्लोज करके इसे लेफ्ट आई से देखो। आप ऑब्जर्व करोगे कि लेफ्ट आई से आपको इस पेन की अलग इमेज दिख रही है और राइट आई से आपको इस ऑब्जेक्ट की, इस पेन की अलग इमेज दिख रही है। यानी कि लेफ्ट और राइट आई दोनों ही एट अ टाइम एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग इमेजेस बना रहे हैं। इन दोनों ही अलग अलग इमेजेस को हमारा ब्रेन क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, जिसके कारण क्या मिलता है हमें इस ऑब्जेक्ट का एक 3D इमेज मिलती है। क्या मिलती है, इस ऑब्जेक्ट की एक 3D इमेज मिलती है। अब सवाल ये आता है कि इस 3D इमेज का क्या मतलब है, क्यों मिली 3D इमेज, कोई और टाइप की इमेज क्यों नहीं मिली? क्योंकि इस 3D इमेज का बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। एक 3D इमेज हमें ऑब्जेक्ट की क्या बताती है कि वो हमसे कितना दूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है, इसका परसेप्शन हमें कौन कराता है, उस ऑब्जेक्ट की 3D इमेज कराती है, हमें एक्चुअल डिस्टेंस बताता है। क्या 3D इमेज की ऑब्जेक्ट हमसे कितने दूरी पे है, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस या फिर डेप्थ परसेप्शन। तो बच्चों जिसका ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा डाउट था ये कि हमारे पास दो आंखें क्यों होती, एक से ही काम क्यों नहीं चलता, तो उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न क्या है कि हमारी जो विजन की जो फील्ड है एक आंख से कम हो जाती है। ठीक है, दोनों आंख से हमें कितना दिखता है, 180 डिग्री दिखता है हॉरिजॉन्टली। अगर एक आंख बंद कर दे तो कितना देखेगा, 150 डिग्री देखेगा, यानी कि 30 डिग्री का क्या हो जाता है, विजन का फील्ड का लॉस हो जाता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या है, डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप देखते हो तो दोनों आंखें देखती हैं, लेफ्ट आई अलग इमेज बनाती है, राइट आई उस ऑब्जेक्ट की अलग इमेज बनाती है। दोनों ही इमेजेस कहाँ भेजी जाती हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग को भेजी जाती है। दिमाग क्या करता है, दोनों ही इमेजेस को कंबाइन कर देता है और हमें एक 3D इमेज बना करके देखा है उस ऑब्जेक्ट की। उस 3D इमेज से फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट हमसे कितने एक्चुअल डिस्टेंस पे है, तो हमें डेप्थ और डिस्टेंस परसेप्शन देखने को मिलता है, समझने को मिल जाता है दोनों आँखों से। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? आई होप बच्चों ये डाउट आपका हो गया होगा क्लियर। तो भाई आज के इस DPQ सेशन में हमने बहुत सारी बातें करी हैं। हमने कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, उसको हमने रिवाइज कर लिया। आपका जो डाउट था वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट सेशन से मचाते हैं हम धूम, बात करेंगे कुछ रियल लाइफ इवेंट्स की। तो इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे अरेंज्ड फॉर्म में, प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे होंगे आपको नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।